हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस भी हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे मैं अपने वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर वीडियो शेयर करूँगी और उस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र से पहले हमारी एंडोमेट्रियल थिकनेस, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा पहली बार में ही आईवीएफ सक्सेस हो जाए। तो जब हमारा आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, हमें स्टिमुलेशन के इंजेक्शन लगने लगते हैं, हमारा एग रिट्रीवल हो जाता है, हस्बैंड का सीमेन सैंपल कलेक्ट करके एम्ब्रो तैयार कर दिया जाता है। फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है तो 5 दिन के बाद हमारा फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि हमें फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफ़र ना करवाते हुए फ्रोज़न एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाना है, उसके लिए हम गैप ले सकते हैं। तो जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसके सेकेंड डे से फिर से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और हमें एग्जामिन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस कितनी हुई और उसमें ब्लड फ्लो कैसा है, रिसेप्टिविटी कैसी है। उसके बाद ही हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। तो जो हमारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस क्यों मैटर करती है, इसलिए मैटर करती है क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में ही जाके जो एम्ब्रो है वो जाके चिपकेगा, वही इम्प्लांट करेगा। और जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है एक्चुअली वो ब्लड ही होता है, ब्लड की गद्दी होती है, उसमें जाके एम्ब्रो चिपकता है और वहीं ग्रो करता है। तो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक आईवीएफ सक्सेस होने में, एक एम्ब्रो को चिपकाने में, उसको आगे ग्रो करने में, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करने में। एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। इसलिए एम्ब्रो ट्रांसफ़र से पहले हमारी लाइनिंग चेक की जाती है। जब वो पर्टिकुलर मेज़रमेंट की हो जाती है जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए एप्रोप्रिएट हो, जिससे जिससे हमारा आईवीएफ सक्सेस हो जाए, तब तक हमारी लाइन को ग्रो किया जाता है। तो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि 7.5 से 10 तक की जो लाइनिंग होती है वो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिन हो तो भी प्रॉब्लम है और बहुत थिक हो तब भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो एक अच्छी लाइनिंग का मेज़रमेंट है वो 8 से 10 ही माना जाता है। तो जब हमारे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग 8 तक हो जाती है तब हमें सिर्फ एंडोमेट्रियल थिकनेस भी नहीं देखा जाता। जो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो 3 स्टेज में डिवाइड होती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। और उन सभी लेयर्स में ब्लड फ्लो कैसा है वो भी चेक किया जाता है, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तीनों लेयर तक पहुंच रहा होगा, लास्ट की लेयर तक अगर ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंच रहा होगा तो ये बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है कि हमारा एम्ब्रो जाके उसमें चिपकेगा और आगे ग्रो करेगा। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस 8 से लेके 10 तक है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि हमारा एम्ब्रो जाके उसमें चिपकेगा और आगे ग्रो भी करेगा, मतलब हमारा आईवीएफ सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप आईवीएफ करवा रहे हैं और आपका एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो अगर आपकी लाइनिंग 8 से या 7.5 से कम है तो आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र बिल्कुल ना करवाएं। और 11-12 भी ठीक माना जाता है, लेकिन 8 टू 10 ये बेस्ट थिकनेस माना जाता है। ये एम्ब्रो ट्रांसफ़र के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 7.5 से ऊपर हो जाए उसके बाद ही आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र करवाएं, उसके पहले ना करवाएं।
और अगर ये लाइनिंग 13-14 हो जाती है, 13-14 mm की हो जाती है, तभी भी आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र ना करवाएं, तभी भी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस 8 टू 10 mm तक ही बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है और एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो आपकी लाइनिंग की थिकनेस 8 mm टू 10 mm हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर उससे 7 mm से कम है, 7.5 mm से कम है, तो आप उस साइकिल में एम्ब्रो ट्रांसफ़र ना करवाएं। अगले साइकिल का, अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेट करें, क्योंकि ये जो लाइनिंग है वो चेंज होती रहती है। जब हमारा पीरियड आता है तब ये लाइनिंग शेड हो जाती है। जो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर होती है, उनमें से 2 लेयर शेड हो जाती है। उसके बाद से जब हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से फिर ये लाइनिंग फिर से बनना शुरू होती है और ये हमारे ओवुलेशन यानी डे 14-15 तक ये 14 टू 15 mm तक हो जाती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट में एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस 8 टू 10 mm अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी कम भी है, 7.5 mm है तो भी चलेगा। और अगर 10 से बढ़ भी जाता है, 11-12 भी हो जाता है, तो भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन 8 टू 10 ये बेस्ट एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस माना जाता है। तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाहती थी, क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग से रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं और वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस का क्या इम्पोर्टेंट है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हो जाए, हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद उसमें चिपक जाए और उसके बाद वो ग्रो हो। तो जब हमारा ट्रीटमेंट शुरू रहता है तो हमारी लाइनिंग तो हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो तो चेक करते हैं। उसके बाद हमें और एडवांस स्कैन के लिए बोला जाता है कि रिसेप्टिविटी कितनी है और उसमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसमें ब्लड फ्लो कैसा है वो भी देखा जाता है। उसके बाद ही हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सभी अच्छे क्लिनिक में ये रूल फॉलो किया जाता है। वो लोग ऐसे ही एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं कि कितनी भी mm की लाइनिंग है तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छे क्लिनिक में वो लोग जब तक थिकनेस प्रॉपर नहीं हो जाती और उसमें प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं दिखता है, रिसेप्टिविटी बराबर नहीं है, तब तक वो लोग एम्ब्रो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो अच्छे क्लिनिक का यही फ़ायदा है कि जो अच्छा क्लिनिक होता है वो बस एज अ ट्रीटमेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट करके ख़त्म करो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो लोग पेशेंट का सक्सेस करने के ऊपर वर्क करते हैं। तो मैंने जहाँ से किया था तो वहाँ ये सब प्रोसेस हुआ था। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की जो जो मेरे केस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस 8.4 mm हो गई थी। उसके बाद हमें और एक स्कैन करवाना पड़ा था। वो बाहर से वो उस क्लिनिक में तो नहीं हुआ था, दूसरे क्लिनिक रेफ़र किया था। वहाँ उन्होंने ब्लड फ्लो, रिसेप्टिविटी चेक की। उसके बाद जब अप्रूवल मिला उसके बाद ही उन्होंने एम्ब्रो ट्रांसफ़र की डेट डिसाइड की। तो जिस दिन मेरी 8.4 mm एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनेस थी, उसके 3 दिन बाद मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो डे बाय डे ये इंक्रीज होती है। तो 8.4 mm से और बढ़ चुकी थी होगी तीसरे दिन तक, जब मेरे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 8.4 mm हो गई थी। तो उन्होंने तो डॉक्टर्स ने सिर्फ लाइनिंग पर ही लाइनिंग चेक करके ही एम्ब्रो ट्रांसफ़र की डेट नहीं दी। उन्होंने और एक स्कैन करवाने के लिए कहा जिसमें ब्लड फ्लो, रिसेप्टिविटी सब कुछ समझ में आता है। तो जब वहाँ से अप्रूवल मिल गया उसके बाद मेरे डॉक्टर्स ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की डेट डिसाइड की। तो जिस दिन मेरी 8.4 mm थी एंडोमेट्रियल की थिकनेस, उसके 3 दिन बाद मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस डे बाय डे इंक्रीज होती है। तीसरे दिन तक वो और इंक्रीज हो गई होगी, 8.4 mm नहीं रही होगी, वो शायद 9 से 10 तक हो गई हो। और मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेरी बीटा-एचसीजी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई।
मेरी प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू रही और मुझे आज एक हेल्दी बेबी है। तो एंडोमेट्रियल की जितना इम्पोर्टेंट हमारे एग की क्वालिटी है, स्पर्म की क्वालिटी है, एक एम्ब्रियो की क्वालिटी है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का होता है, क्योंकि हमारा एम्ब्रियो तो बन जाता है, एम्ब्रियो को यूट्रस में ग्रो करना होता है और यूट्रस में ग्रो करने के लिए हमारे एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस और वहाँ का ब्लड फ्लो अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे हमारी प्रेगनेंसी रुकने में और आगे ग्रो होने में। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो देखते हैं डॉक्टर्स और उसकी जो थिकनेस पर वो जोर देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि एम्ब्रो को बाद में एंडोमेट्रियम लाइनिंग के ही थ्रू ब्लड सप्लाई होगा और वो आगे ग्रो करेगा और एम्ब्रो ट्रांसफर होने के बाद वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ही जाके चिपकेगा। इसलिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी में, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो, चाहे आईयूआई प्रेगनेंसी हो, चाहे आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो। तो आज की वीडियो में बस यही था कि हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनेस कितनी होनी चाहिए और उसमें ब्लड फ्लो होना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारी तीसरी लेयर तक ब्लड फ्लो होता है, अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, तो वो बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि आगे जाके हमारा एम्ब्रो उसमें चिपकेगा और ग्रो भी करेगा। तो आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।